भड़की हिंसा जो बांग्लादेश में, उससे जुड़ी ये खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ फिर से हिंसा भड़की है। कट्टरपंथियों ने हिंदू नेताओं की हत्या की है। कई शहरों में हिंदुओं के घर फूके गए हैं, आग के हवाले किए गए। चलती बस में भी हिंदुओं से लूटपाट की गई है। तो हिंदुओं को बांग्लादेश में लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और अब देखिए खबर यह कि कट्टरपंथियों ने हिंदू नेताओं की हत्या की है। ये देखिए किस तरह से आगजनी की जा रही है। कई घरों को आग लगा दिया गया, चलती बसों को भी नहीं छोड़ा गया, उसमें भी लूटपाट की गई है, उसमें भी हिंसा की गई है। तो बांग्लादेश में टॉर्चर का एक नया चैप्टर शुरू हो चुका है। आपको बताते हैं बांग्लादेश के किन शहरों में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा हो रही है। अब बता दें आपको कि बांग्लादेश में टॉर्चर का एक नया चैप्टर है। ढाका, जहां चलती बस में हिंदू महिला से रेप हुआ, बस में 6 लोगों के साथ लूटपाट की गई, चाकू से हमला हुआ, प्रशासन सोता रह गया। अब तक कोई गिरफ्तारी इस केस में नहीं हुई है। दिनाजपुर की घटना सामने आई। अवामी लीग से जुड़े हिंदू नेता की हत्या कर दी गई। भरत चंद्र का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। जमालपुर की एक घटना भी आपको बताते हैं। कट्टरपंथियों का हिंदू परिवार पर हमला हुआ, महिलाओं को पीटा गया, दुकान भी लूट ली गई। शिकायत करने पर भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं बांग्लादेश के रंगपुर से भी खबर है, जहां पर हिंसा भड़की है और कट्टरपंथियों ने हिंदुओं के घर जला दिए हैं। कई जगह हिंदुओं से मारपीट भी की गई है। तो देखिए किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं को। अलग अलग जिलों से ये खबरें, ये तस्वीरें परेशान करने वाली हैं। सरकार वहां की चाहे दावा कुछ भी करे, जमीन पर साफ दिख रहा है कि सरकार चुप है, मौन है। बल्कि आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि यूनिट सरकार की सरपरस्ती में यह सब कुछ किया जा रहा है। तो रंगपुर की जो घटना है वो दिल दहला देने वाली है। हिंसा के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ सामने आया है। आईएसआई कैसे रंगपुर और बांग्लादेश के दूसरे हिस्सों में हिंसा लगातार भड़का रही है, आपको बताते हैं। आईएसआई की एंट्री हो चुकी है बांग्लादेश में। रंगपुर में हिंसा कैसे भड़की आपको बताते हैं। कुछ दिन पहले आईएसआई के अधिकारियों की जो सीक्रेट विजिट है वो देखने को मिली। आईएसआई के अधिकारियों ने कट्टरपंथियों से मुलाकात तक की थी। मुलाकात के कुछ दिन बाद ही हिंदू परिवारों पर अटैक हो गया। जहां कट्टरपंथियों ने हिंदुओं का घर जला दिया। हिंदुओं पर हमले के बाद भी खुलेआम ये कट्टरपंथी घूम रहे हैं और हिंदुओं पर हमले के बाद भी उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से ये पैसिव एटीट्यूड हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार कई सारे सवाल खड़े करता है। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। इन्हीं के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। देखिए मेजर जनरल वी.के. दत्ता डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ है, ब्रिगेडियर शरदेंदु डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, महेश सचदेव पूर्व राजदूत हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और देखिए हमारे साथ डॉक्टर तुरीन अफरोज वरिष्ठ वकील हैं जो कि बांग्लादेश से जुड़ी हुई हैं। बहुत ही मुखर आवाज, वोकल है बांग्लादेश को लेकर वो। डॉक्टर इरशाद अहमद खान पीएमएल नेता पाकिस्तान इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरशाद साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अफरोज जी, तुरीन अफरोज, आप ही से सवाल है कि यह बहुत हैरान कर रहा है कि जो लोग इस तरह के वायलेंस में इन्वॉल्व हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। चलिए ये माना जा सकता है कि सरकार के नियंत्रण में, गवर्नमेंट के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर ऐसे लोग जो हिंदुओं के खिलाफ एट्रोसिटीज करते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनको मर्डर करते हैं, उनके खिलाफ वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं, वो जेलों के सलाखों के पीछे नहीं है, क्यों ना कहा जाए कि ये सब सरकार जानबूझ के होने दे रही है या करवा रही है? मैं तो आपके साथ यहाँ पे सहमत हूँ। सरकार को पता नहीं है, ये बात तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उसके बाद आप जो बताए कि सरकार चुप ही बैठी है, वैसे बात नहीं है। सरकार बोल रही है इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फिर से हो रहा है। फिर से सरकार वही बात बोल रही है, जैसे पुरानी रिकॉर्ड जैसे वो बताते जा रहे। अब देखिए बांग्लादेश में जो पाकिस्तान की यहाँ पे जितने सारे कॉन्स्पिरेसी है, इनके साथ जो भड़काया है हमारी जनता को, जो भी है, ये मुझे लेके जाता है 1947 में हुटू नेशन थ्योरी में, हिंदू या वर्सेस मुस्लिम। लेकिन बांग्लादेश यहाँ पे नई देश है, यहाँ पे जो हिंदू है वो बांग्लादेशी है, मुसलमान वो भी बांग्लादेशी है। लेकिन यहाँ पे हम भी अभी भी लड़ाई कर रहे हैं कि भारत को
कैसे कंट्रोल किया जाए, भारत को कुछ करने के लिए हम यहाँ की हिंदुओं को मारे, ये कैसी विचार है। और हमारी जो आज की गवर्नमेंट है, ये जो मर रहे हैं वो बांग्लादेशी है, वो जो रेप हो रहे हैं। अब बताइए, ढाका की ऐसे जो कैपिटल है, यहाँ पे चलती बस में हिंदू लड़कियों से रेप हो रहे, कोई नहीं, कुछ नहीं बात कर रहे। अब हमें तो डर ही लगता है कि हम भी बात कर रहे हैं, ये प्रोग्राम आ जाए तो यहाँ पे हमारे घर में क्या होगा। मेरे घर में भी 16 साल की एक बच्ची है, तो ये हालत हमारी है, यहाँ से हम कैसे निकलेंगे, ये हम सोच के हैरान हैं। बिल्कुल, कई सवालों का यहाँ पर रेला है कि आखिर क्या होगा, बांग्लादेश का भविष्य किस कदर आगे बढ़ रहा है और कितनी हिंसा हावी होती जा रही है। जो वहाँ के लोग हैं, डॉक्टर तुरीन खुद कह रही हैं, वो दहशत, वो डर अभी भी लोगों के मन में है, वो आवाम के मन में है। डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब हमारे साथ सीधा पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं, इस्लामाबाद से, PMLN के नेता हैं। इरशाद साहब, ये तो वही बात हो गई कि अगर दोस्ती आगे बढ़ रही है बांग्लादेश और पाकिस्तान में, तो आतंकवाद का जो पैमाना है वो भी बांग्लादेश आप ही से सीख रहा है और हिंसा इस कदर है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत अरसे बाद बंगाली बहन भाइयों ने आज़ादी हासिल की हसीना शेख से, जिन भाइयों के साथ। अभी बात ऐसा है कि जब बांग्लादेश ने एक किस्म की, मैं समझता हूँ अभी सही तरीके से आज़ादी हासिल किया, अब डिक्टेटर हसीना शेख और उसके बाप तो करके चला गया था, इनको महकूम बना करके चला गया था। आज ये जब आज़ाद हुए हैं सॉरी जी, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? मैं ये कहता हूं कि देखिए, आप ISI का नाम ले लेते हैं, हमारे ये अज़ली बहन भाई हैं, हमसे बिछड़े हुए हमारे जिस्म का हिस्सा है। मैं बार बार एक ही बात आपके चैनल पे करता हूं, ये हमसे मिल रहे हैं, हमसे मोहब्बत बढ़ा रहे हैं, अपनी आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और देखें, ये जो वायलेंस हो रहा है, आप मुझे ये बताइए कि हिंदुस्तान क्यों वावेला डाल रहा है? क्योंकि इनके दहशतगर्दों को वहां से भागने के लिए इरशाद साहब, दोस्ती की आड़ में क्या ये बढ़ाया जा रहा है? क्या दोस्ती की आड़ में ये सब किया जा रहा है? क्या एक एक्सेस मिल गया है कि अगर दोस्ती है पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की तो कुछ भी होगा? ये तो इल्जाम आप लगा रहे हैं ना। बात ऐसा है कि हम दोस्ती करते हैं, जिससे दोस्ती करते हैं उससे दोस्ती को निभाते भी हैं, हम दगाबाज लोग नहीं। अरे ये तुरीन अफरोज के इल्जाम है, आपने सुने नहीं? इरशाद साहब, अभी तो डॉक्टर तुरीन ने ये एलिगेशन लगाए हैं ना, अभी तो डॉक्टर तुरीन ने आपके सामने सुना आपने, ये वो कह रही हैं, वो बांग्लादेशी हैं। ये वायलेंस, ये डकैती, घिराव की सियासत। आवाज थोड़ी कट रही है इरशाद साहब, दोबारा कोशिश करते हैं आपसे संपर्क साधने की और सही संपर्क साधने की। मैं आऊंगी इरशाद साहब आपके पास। एक बड़ी खबर ये है कि ढाका में डॉक्टर तुरीन कुछ कहना चाह रही हैं। जी तुरीन जी, ऐड कीजिए। इरशाद साहब, आपको मैं एक चीज याद दिला देती हूँ। आप हमेशा ऐसा बोल रहे कि हसीना से इसको फ्रीडम मिल गए, स्वाधीनता मिल गई, ये सब आप आजादी मिल गए आप बता रहे। अरे क्या आजादी मिल रही है हसीना से? आजादी तो हमको मिले हैं 1971 में पाकिस्तान से। वो बात आप क्यों नहीं कर रहे? आप क्या बता रहे? इंटरनल गवर्नमेंट चेंज से के मैं बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ मेरी बहन तौरीन। मसला ये है कि जब आजादी हासिल नहीं हुई थी, दगाबाजी हुई थी बांग्लादेश को अलहदा कराने में। एक मुल्क का, मैं बार बार नाम लेता हूँ, अच्छा नहीं लगता, इन्हीं के चैनल पे बैठो इनका नाम लूं, अच्छी बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी मुल्क में, जो भी जमहूरी मुल्क है, वहाँ जलाओ घिराओ, लड़ाई मार कुटाई होती है। और जब भी कोई मुल्क अपनी, बताइए कह रहा हूँ, जब 1971 में हुआ कि नहीं, आप ये बताइए इरशाद भाई। तो मेरी बहन, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि उसके पीछे कौन था, जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जिनके चैनल पे बैठो, ये लोग थे, ये हमें लड़वाने वाले थे, हमें मुसीबत में लाने वाले थे। के साथ थोड़ी बात क्योंकि मैं नहीं समझता तो कि बंगाली हमसे कभी भी अलहदा होना चाहते थे। जहां आप बैठे हैं इरशाद साहब, अगर सम्मान के साथ, उस रिस्पेक्ट के साथ बात आगे बढ़ाएंगे तो सुनी भी जाएगी और समझी भी जाएगी और पता लगेगा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं आऊंगी इरशाद साहब आपके पास भी और डॉक्टर तुरीन आपके पास भी। बड़ी खबर यह कि ढाका में ईश निंदा के फर्जी आरोप पर बवाल इस वक्त मचा हुआ है। जी हाँ, एक और ऐसा मामला जो बेकाबू भीड़ ने हिंदू युवक को फांसी देने की मांग की है। इस पूरे मामले पर उन्मादी भीड़ ने मस्जिद से निकाला मार्च। खौफ में जीने को मजबूर ढाका के कई हिंदू परिवार
लोगों में इस कदर दहशत है कि कुछ भी हो सकता है। और देखिए, ढाका की सड़कों पर उतरी हजारों की ये जो भीड़ है, एक शख्स की फांसी की मांग कर रही है, वो भी ईश निंदा के फर्जी आरोप में। ये ईश निंदा जैसे मामले अक्सर आपने पाकिस्तान में सुने होंगे, और इस तरह की रैलियां निकालकर लोगों को फांसी या मौत की सजा की मांग वहां से खबरें आती हैं। उन्मादी भीड़ ने कुछ सोचा न समझा और निकल गई सड़कों पर। मस्जिद से निकली इस भीड़ में मौजूद लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे, हिंदू युवक को फांसी देने की मांग कर रहे थे। ये एक पैटर्न है, और यही वजह है कि इन पैटर्न के मैच होने की वजह से कहा जा रहा है कि ये पूरा ब्लूप्रिंट पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की कट्टरपंथी सोच का है। और पूरी घटना अब आपको डिटेल में समझाते हैं, आखिर हुआ क्या। ईश निंदा का जो बहाना है, अल्पसंख्यक लगातार निशाने पर हैं, लगातार टारगेट पर हैं। कुछ लोगों ने इस्लाम का अपमान करने की अफवाह पहले फैला दी। इस मामले में मस्जिद में नमाज पढ़ने आई भीड़ वहां उग्र हो गई, अग्रेसिव हो गई। आरोपों की जांच किए बगैर ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। जी हां, हिंदू युवक राखाल राहा को फांसी देने की मांग करने लगे। पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि खुली छूट दे दी, और उन्मादी भीड़ भड़काऊ नारे लगाती रही। तो ये नारेबाजी भी चलती रही। आप देखिए कि ये पूरा का पूरा पैटर्न क्या बता रहा है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, अभी हाल ही में मैंने खबर पढ़ी कि बांग्लादेश और भारत के बीच में 9 महीने बाद मालगाड़ी सेवा शुरू हुई है। उसके अलावा महानिदेशक लेवल की बातचीत बॉर्डर स्तर पर हो रही है। उसके बाद जब आप ग्राउंड लेवल पर इतनी हिंसा, इतनी बर्बरता देखते हैं, ईश निंदा के आरोप के तहत, गलत और झूठे आरोपों के तहत लोगों को फंसाने की कवायद देखते हैं, तब आप क्या कहेंगे बांग्लादेश सरकार पर? देखिए, बांग्लादेश की सरकार जो मोहम्मद यूनुस को लाया गया था एक सोच के साथ कि एक नोबल लॉरिएट है, शायद ये एक सही दिशा देंगे बांग्लादेश को, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा है कि वो भी कट्टरपंथियों के गोदी में जाके बैठ गया। और जिस तरीके से प्रशासन, वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस, वहाँ की आर्मी इस तरीके के प्रोटेस्ट के प्रति निष्क्रिय है। कोई लॉ एंड ऑर्डर आपने 7 महीने में इस्टेब्लिश नहीं किया। एक आपको सबसे बड़ी चीज़ें थी लॉ एंड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना, और एक जो व्यवस्था वहाँ चरमराई थी, जो सड़कों पे लोग थे, जो उन्माद था, उसको खत्म करना था। लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, और आपने इस कट्टरपंथी विचारधारा को और बढ़ावा दिया। यहाँ पे मोहम्मद यूनुस की सरकार पूरी तरह फेल होती हुई नजर आई, और मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं इसमें ISI का बहुत बड़ा हाथ था। पाकिस्तान के जिस तरीके से मिलिट्री और ISI के लोग वहां गए, जिस तरीके से मिलिट्री ट्रेनिंग का कॉपरेशन हुआ, जिस तरीके से वहां आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, सीधा सीधा पाकिस्तान का वहां इन्वॉल्वमेंट दिखता है। और उनको भूलना नहीं चाहिए 1971 के पहले पाकिस्तान ने कितनी एट्रॉसिटीज की, क्या क्या नहीं जुल्म हुए, कितने रेप हुए, तमाम तरीके की मुक्ति बाहिनी खड़ी और आपको आजादी मिली। ये सारी चीजें भूल के आप कट्टरपंथियों के पास जाके बैठे हैं। आपने बांग्लादेश का नुकसान किया। मोहम्मद यूनुस की जिम्मेदारी बनती है, जवाबदेही बनती है बांग्लादेश के नागरिकों के प्रति। एक तरक्की करता हुआ मुल्क को आपने गर्त में ढकेल दिया, और 7 महीने तक आप निष्क्रिय रहे। आप इलेक्शन कराने की बात आपने 3 महीने में की थी, लेकिन अभी उसका दूर दूर तक पता नहीं है। बिल्कुल, अवाम की बात आप सुन नहीं रहे। ये कट्टरपंथी कुछ लोग हैं जो इस तरीके का उपद्रव और आगजनी कर रहे हैं। नहीं, अब सवाल तो यही है कि वो सत्ता में बैठ गए हैं वैसे लोग, और वो लोग मोहम्मद यूनुस को कंट्रोल कर रहे हैं, और ये ज्यादा खतरनाक इशारा है बांग्लादेश के लिए। और देखिए, भारत के खिलाफ यूनुस सरकार का टेरर प्लान भी दिखाई देने लगा है। अब तो आतंकियों को जेल से रिहा कर रही है बांग्लादेश की सरकार। भारत में आतंकी हमले के लिए मिल रही है रिहाई, भारत में घुसपैठ के लिए रखी जा रही हैं शर्तें, क्राइम डेटाबेस से उनके रिकॉर्ड्स भी हटाए जा रहे हैं। तो आप देखिए कि बांग्लादेश के अंदर ये सब कुछ जो हो रहा है, ये आने वाले समय में बांग्लादेश को किस तरह का स्टेट बनाएगा ये साफ है, क्योंकि पाकिस्तान इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। जो जहर उसने बोया वो आज खुद काट रहा है। बांग्लादेश उसी राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। और एक और मामला जो तूल पकड़ रहा है, आतंकियों को यूनुस का ऑफर सामने आया। जी हां, आतंकवादियों को जमात उल मुजाहिदीन के 9 आतंकी रिहाई के बाद भारत में घुसपैठ की तैयारी की फिराक में है। आतंकियों पर कई लोगों की हत्या का आरोप भी है। शिया समुदाय के लोगों की हत्या का आरोप इन आतंकियों पर लगा है, और सजा को छोटी करने के लिए भी ये शर्तें रखी गई हैं यूनुस सरकार की तरफ से। भारत पर बड़ा हमला करने की शर्तें रखी गई हैं। तो ये तो मंशा है यूनुस सरकार की।
और देखिए शहबाज यूनुस का गठजोड़ जो है ये कैसे काम कर रहा है। देखिए ईस्टर्न टेरर कॉरिडोर बनाने की ये पूरी की पूरी प्लानिंग योजना नजर आ रही है। आप देखिए यूनुस का टेरर प्लान क्या है, क्राइम डेटा से आतंकियों के रिकॉर्ड को डिलीट करना, कहीं कोई डेटा बचे ना, सबूत बचे ना। और यूनुस सरकार क्यों ऐसा कर रही है, प्लान क्यों है? तो आतंकी जो पकड़ा गया तो बांग्लादेश मुकर जाएगा, वो कहेगा कि ये तो हमारे यहां का था ही नहीं। पाकिस्तान में अक्सर हमने ऐसा देखा है, मुंबई अटैक में पाकिस्तान ने नकार दिया कि उनके टेररिस्ट थे। और दूसरा जो टेरर प्लान है वो भी देख लीजिए, भारत में घुसपैठ के लिए तैयार तो डेटाबेस से नाम हटेगा और अपने डेटाबेस का हवाला देकर मुकर जाएगा। यूनुस का ये प्लान क्यों है, इसके मायने ये निकाले जा रहे हैं। अब आईएसआई का मोहरा और मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक चेहरा है, यानी मोहरा तो दरअसल आईएसआई की ओर से है। तो यूनुस सरकार ने जमात के आतंकियों को रिहा किया। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव, पहला टारगेट ये रहा कि आतंकियों की रिहाई हो। जमात उल मुजाहिदीन का संबंध पाकिस्तानी आतंकियों से बताया जा रहा है। लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन के से कनेक्शंस हैं और ये अपने आप में एक बहुत खतरे की बात है। बांग्लादेश से भेजे गए आतंकियों की ट्रेनिंग पाकिस्तान में ऐसे लोगों की ट्रेनिंग और आतंकियों को भेजने के लिए बांग्लादेश का इस्तेमाल किया जा रहा है। बांग्लादेश से एक तरीके से इनको रिक्रूट ही किया जा रहा है। अब ब्रिगेडियर दत्ता, अब बात यहां पर कुल मिलाकर ये आती है कि जो ब्लूप्रिंट पाकिस्तान बांग्लादेश को पकड़ा रहा है वो बांग्लादेश को किस दिशा में लेकर जा रहा है? क्या ऐसा होगा कि एक नया टेरर हब, एक्सटेंडेड टेरर हब पाकिस्तान अपना बांग्लादेश में बना लेगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जो पाकिस्तान एक पूरा दुनिया का टेररिस्ट हब बना हुआ था, वो टेररिज्म अभी शिफ्ट करके वो बांग्लादेश में लाने की कोशिश कर रहा है। जो 1971 के पहले ईस्ट पाकिस्तान का एजेंडा था, जो लगातार वो वहाँ से नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट ग्रुप जो भारत के अंदर ऑपरेट कर रहे थे उनकी मदद कराता था और वहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाने की कोशिश करता था। आज के दिन में यूनुस एक अनइलेक्टेड इलीगल गवर्नमेंट, उसके माध्यम से आईएसआई दोबारा घुसपैठ करके बांग्लादेश को दोबारा उसी रास्ते में लेके जाना चाह रहा है जो 1971 के पहले का एजेंडा ईस्ट पाकिस्तान वहाँ छोड़ के चला गया था। और इसके चलते जो अलग अलग ग्रुप हैं, जो टेररिस्ट ग्रुप हैं या जमात इस्लामी वाले हैं, जो उस समय भी 71 से पहले पाकिस्तानी फौज ठीक है लेकिन कर रहे थे, वो इनके साथ में दोबारा जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं, मेजर जनरल दत्ता साहब, मैंने ब्रिगेडियर बोल दिया था, सॉरी फॉर दैट। लेकिन एक चीज जो मैं यहां समझना चाह रहा हूं कि क्या बांग्लादेश में बैठे हुक्मरान या जो लोग पावर में हैं वो पाकिस्तान का अंजाम क्या नहीं देख पा रहे हैं? मतलब ऐसे ब्लूप्रिंट पे काम करने का नतीजा कि ओसामा बिन लादेन आपके यहां बैठता है, इंडिया को भलाकोट करना पड़ता है, आपके लोग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में टेररिज्म के आरोप में पकड़े जाते हैं, दाऊद इब्राहिम जैसा आदमी वहां बैठता है। पाकिस्तान किस तरह का देश है? कटोरा लेकर उसे भीख मांगना पड़ रहा है अमेरिका से, यूरोपीय देशों से और दूसरे संस्थानों से। क्या बांग्लादेश ये सब या वहां के लोग नोबेल पुरस्कार से मतलब नवाजे गए व्यक्ति ये सब देख नहीं पा रहे हैं? क्या इतने अंधे हो चुके हैं वो? बिल्कुल, हम तो डूबे सनम, तुमको भी लेके डूबेंगे। पाकिस्तान उस थीम पे चल रहा है। हमारा तो बेड़ा गर्क हो गया। जो बांग्लादेश की तरक्की हो रही थी हमसे देखी नहीं जा रही, अब हम दोबारा इनको उस दलदल के अंदर धकेल देते हैं और इसके चलते अपना एजेंडा लेके वो पहुंचे हैं। लेकिन अगर आपको मालूम हो, जब रिसेंट विजिट हुई प्रधानमंत्री साहब की अमेरिका में और डोनाल्ड ट्रंप साहब से एक क्वेश्चन पूछा गया आप ही के चैनल के एक वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा कि साहब बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उसका क्या होगा, तो ट्रंप ने बोला कि मैं प्रधानमंत्री मोदी साहब को इसकी जिम्मेवारी देता हूं या इनके ऊपर छोड़ देता हूं क्या करना है। और ये आप यकीन माने, भारत अपना चुप नहीं बैठा हुआ, भारत भी अपने पत्ते खेल रहा है और भारत चाहता है कि बांग्लादेश के अंदर एक चुनी हुई सरकार, जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो, चाहे वो बीएनपी की हो, अवामी लीग की हो, जिसकी मर्जी हो, वो जब तक डेमोक्रेटिक सरकार नहीं आएगी, यूनुस का कोई लेना देना नहीं है। वो एक इलीगल ऑक्यूपेंट है, एक इलीगल आदमी को बिठाया गया वहाँ, केयर टेकर गवर्नमेंट। इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडिंग क्या है? कुछ नहीं है, बल्कि इसके ऊपर तो वॉर क्राइम्स का मुकदमा चल जाना चाहिए। अब इसके ऊपर एट्रोसिटी का सर यही मंशा होगी भारत की भी कि कूटनीतिक चाल क्या होती है और भारत भी अपने स्तर पर जवाब देगा। 2 टूक पहले भी कह चुका है बांग्लादेश की सरकार को कि ये चलेगा नहीं जो हिंसा आप कर रहे हैं अपने लोगों के साथ और हिंदुओं के खास तौर पर हिंदुओं के साथ। डॉक्टर तुरीन, मैं आपके पास आ रही हूँ। आप ये मानती हैं कि क्योंकि पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की जो दोस्ती है वो एक नए आयाम को छू रही है, उनके राष्ट्राध्यक्ष वहाँ जाते हैं और शहबाज सरकार से मिलते हैं,
क्या ऐसा आपको लगता है कि इस वजह से ये एक एक्सेस मिल गया है कि पाकिस्तान ये बांग्लादेश ये समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि पाकिस्तान अलग थलग है, लेकिन उसके बाद भी कोशिश ये है कि आतंकवाद पर तो आप सपोर्ट कर ही देंगे हमें और हम आप ही की तरह राह पर हैं। सोचिए कि आप बांग्लादेश में बैठे हो, एक बांग्लादेश की आपने सिटीजन हो, आप क्या सोचेंगे? आप यही सोचेंगे ना कि दोस्ती सबके साथ हो जाए। अभी 71 की बात 53 साल गुजर गए। अब हम सोच सकते हैं सरकार कोई भी आए, नई सरकार की पाकिस्तान के साथ दोस्ती बढ़ाएंगे स्ट्रैटेजिकली, ऐसे कुछ नहीं है कि हम मना करेंगे। लेकिन ये जो आतंकवादी की इंपोर्ट हो रहे हैं बांग्लादेश में, इसको तो हम नहीं सपोर्ट कर सकते। अगर मैं एक बांग्लादेशी हूँ, कोई भी आतंकवादी के साथ हम नहीं दे सकते। पूरी साउथ एशिया में इतना अनरेस्ट लाया यूनुस सरकार ने। अब यहाँ पे हमारी एक एक सांस हमको लगता है कि अल्लाह की तरफ से एक वरदान है, क्योंकि अभी भी जिंदा है। यहाँ पे कोई बात नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई भी कुछ नहीं लिख सकते। आप कुछ लिखो फेसबुक पे, आप कुछ बोलो, साथ के साथ और तुरिन जी, इरशाद साहब इसी को आजादी कह रहे हैं, इसी को आजादी कह रहे हैं। आप पता नहीं इरशाद भाई, आप कैसे इसको आजादी कह रहे हो? आप कितना खुशी है आपको आतंकवादी आबाद करने से क्या मजा आता है? पाकिस्तान में क्या ऐसा होता था? आप खुश होते? अब बांग्लादेश में ये हो रहे, आप इसको आजादी बोल रहे, आप नहीं झेल सक रहे, इसीलिए देखिए हमारी गुजर रहे। ये आप सोचिए, पहले एक ह्यूमन बीइंग बन के आप सोचिए। अब सही तरह से बोलिए, ये आतंकवादियों को आप सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, आजादी की ये कौन सी परिभाषा है? हम इरशाद साहब से इस पे जवाब लूंगा इस पे जवाब। मैं ये कहूंगा कि आतंकवादी, इरशाद साहब मैं आ रहा हूं। देखिए, एक अपडेट देता हूं, इस पे आपका जवाब बनता है कि आजादी के मायने आपके लिए क्या हैं, क्योंकि एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है जब आजादी के नाम पर आपने कश्मीर में बच्चों के हाथों में हथियार थमा दिए। क्या हाल हुआ सब जानते हैं। आजादी के नारे का मतलब, लौटूंगा, आप जरूर जवाब दीजिएगा। यूनुस के बाद देखिए बीजीबी के डीजी का भी झूठ सामने आया है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी का बयान सामने आया है, अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं हुए, ये बीजीबी चीफ ने कहा है। खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अभी भी डिनायल मोड में देखिए पूरा का पूरा सिस्टम वहां का काम कर रहा है। बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के डीजी मेजर जनरल मोहम्मद अशरफ जमा सिद्दीकी ने नई दिल्ली में 17 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आयोजित भारत बांग्लादेश बॉर्डर फोर्स चीफ की मीटिंग के बाद ये कहा था। उन्होंने कहा कि उनके देश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। सचदेव सर, ये कैसी आज़ादी है जिसकी बात इरशाद साहब कर रहे थे? इरशाद साहब के हिसाब से किसी देश में कत्लो गारत हो, खून बहे, वहां के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाए, क्या वही आज़ादी है? क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे ही डायरेक्ट एक्शन से आज़ादी हासिल की। पाकिस्तान में भुट्टो साहब को फांसी पे लगा के आज़ादी हासिल की, और मुशर्रफ साहब ने नवाज शरीफ को देश से बाहर निकाल के आज़ादी हासिल की। यानी कि जब हिंसा हो तो वो आज़ादी। क्या ये समझा जाए आज़ादी का मतलब जो हमें समझाना चाह रहे हैं इरशाद साहब? मुझे ऐसा ही लगता है कि इरशाद साहब को कुछ गलतफहमी है कि उनके पास जो रोल मॉडल है वो बांग्लादेश के में ही नहीं बल्कि पूरे दक्षिण एशिया पर लागू हो सकता है और उसी में सबका भला होगा। ये दारुल अमन नहीं होना चाहिए, दारुल हर्ब होना चाहिए, जैसा कि कहा जाता है जी इस्लामिक लेक्सिकॉन में। तो ये तो स्वीकार्य नहीं है। मानवीय अधिकारों का इस तरह से हनन करना सिर्फ उनकी घरेलू पॉलिसी नहीं माना जा सकता। और बांग्लादेश एक दूसरा देश है, उस देश पर जब तक आपका शासन था तब तक वो आज़ाद था। जब उस देश से आपका शासन हटाया गया और बंगालियों ने खुद ही विद्रोह किया अपनी भाषा को लेकर, अपनी संस्कृति को लेकर, तो वो किसी की गुलामी शुरू हो गई। कोई गुलामी नहीं है। बड़ी बात आपने कही। इरशाद साहब, एक आखिरी कमेंट लूंगी, फिर रैप अप का वक्त आ जाएगा शो का। आप क्या मानते हैं कि शेख हसीना का जिस तरह से पतन हुआ, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया, उन्हें उनके ऊपर एक के बाद एक केसेस थोप दिए गए, क्या आज़ादी बांग्लादेश की उस वक्त से शुरू हुई जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान जो इतिहास को तोड़ा जा रहा था, उनकी मूर्तियां तक तोड़ी गई? क्या बांग्लादेश की आज़ादी उस वक्त खत्म हो गई, अब नई आज़ादी की लड़ाई हो रही है? आप ये कहना चाह रहे हैं?
मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखिए आप पूरे प्रोग्राम को हिंदू मुस्लिम फसाद की तरफ लेकर के जा रहे हैं। देखिए बात आ जाइए इन प्रोपेगेंडे से। हिंदू मुस्लिम हम सब बहन भाइयों की तरह रहते हैं, पाकिस्तान में भी बांग्लादेश में भी। पहले तो ये है कि 2-4 लड़ाइयाँ आपस में जलाओ गिराओ होनी पूरा एक देश बना लिया आपने हिंदू मुसलमान करके। क्या बात कर रहे हैं आप? भारत के टुकड़े कर दिए आपने हिंदू मुसलमान करके। आप किसको ये लेक्चर दे रहे हैं? आप बार हम तो भारत आपको हिंदू मुसलमान करके पाकिस्तान बनाया आपने, खून की नदियां बहाई, आप हमको लेक्चर दे रहे हैं। आपको बिल्कुल लेक्चर दे रहा हूं कि आप मुसलसल बांग्लादेश पे हिंदू मुस्लिम फसाद का ब्लेम लगा रहे हैं। हालांकि हसीना शेख ने जिन लोगों को बंद किया हुआ था नजायज सियासी बांग्लादेश में भी तो यही हो रहा है। बनाकर नहीं इरशाद साहब, आपके पास मुझे लगता है कोई जवाब नहीं है। एक ही रिटोरिक है जिसको आप रिपीट कर रहे हैं। सवाल कुछ और था। पाकिस्तान में आजादी का मतलब क्या? हाथों में हथियार, आतंकवाद और हर तरफ खून है। इसका जवाब आपने नहीं दिया। आप वापस आ गए हिंदू मुसलमान। हम नहीं करते हिंदू मुसलमान, वी आर अ सेक्युलर नेशन। आप अपने गिरबान में जाके आप हैं इस धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर आपने देश बनाया, इस्लामिक देश हैं आप जिस दिन सेक्युलर होंगे आपकी भाषा हम सुनेंगे। हमें लेक्चर मत दीजिए इस पर कम से कम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इसमें जुड़ने के लिए।